हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सभी के। सब बढ़िया होने चाहिए। आज हम अपना स्टोरेज क्लासेस का जो टॉपिक हमारा है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास स्टोरेज क्लासेस में 4 टाइप का स्टोरेज क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें हम सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ऑटो स्टोरेज क्लासेस जो हमारी है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो हमारी ऑटो स्टोरेज क्लासेस होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम उनका डिक्लेरेशन कहीं पर करते हैं तो वो हमेशा ऑटो ही कहलाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स आर ऑटो। कहने का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब ऑटो ही होते हैं। आपने नॉर्मल कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो कैसा वेरिएबल होगा? ऑटो वेरिएबल होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स आर ऑटो। इट यूज टू डिक्लेयर ऑटोमेटिकली वेरिएबल। कहने का मतलब है जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? ऑटो में इनकी श्रेणी जो है ऑटो रखी जाती है। दूसरा होता है ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स आर सिंपली लोकल वेरिएबल। ज़्यादातर जो लोकल वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वो जनरली आप लोकल वेरिएबल ऑटो ही बनाते हैं, विच आर ऑटो डिफ़ॉल्ट। कहने का मतलब है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटो डिफ़ॉल्ट होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑटो वेरिएबल हैं यानी कि ऑटो स्टोरेज क्लास हैं, उसकी जो मेमोरी है वो रैम में जा कर के ये वेरिएबल जो है स्टोर होते हैं। और इनकी जो गार्बेज वैल्यू है वो पॉजिटिव या निगेटिव में से कुछ भी हो सकती है। और इनका जो स्कोप होता है विद इन ब्लॉक होता है। और इनका जो लाइफ टाइम है, स्टिल द ब्लॉक इज़ एक्टिव। जब तक आपका ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक इनका आपका लाइफ साइकिल रहेगा। इसमें अगर आप सिंटेक्स की बात करें तो दो तरीके से आप इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप ऑटो नाम का एक कीवर्ड यहाँ पर लगाइए। कीवर्ड लगाने के बाद आप डेटा टाइप लिखिए और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देके एंड ऑफ लाइन कर दीजिएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि आप डेटा टाइप लिखिए और वेरिएबल का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपने लिखा ऑटो इंटीजर ए, तो इस तरीके से भी डिक्लेयर हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने ऑटो नहीं लगाया, आपने लिखा इंट और उसके बाद ए नाम का वेरिएबल और एंड ऑफ लाइन लगा दिया, तो इसका मतलब भी क्या है कि जो हमारी ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ये कौन सी क्लास में जाके स्टोर, मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है क्लास की? ऑटो नाम की कैटेगरी में ये स्टोर होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। तो देखते हैं कि दोनों तरीके का डिक्लेरेशन किस तरीके से किया जाता है, और गार्बेज वैल्यू आती है या फिर कोई और वैल्यू आती है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं और इसके थ्रू देखते हैं किस तरीके से हमारा डिक्लेरेशन होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अपनी दो हेडर फाइल लगाई हैं। आप सिंपल तरीके से दो हेडर फाइल लगा सकते हैं। जैसे पहली हेडर फाइल आप लगाते हैं stdio.h और दूसरी हेडर फाइल जो है आप लगाते हैं conio.h। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मेन मेथड अपना स्टार्ट कर दिया है। मेन मेथड स्टार्ट करने के बाद बॉडी आपने यहाँ पे शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल लिया। देखिए नॉर्मल तरीके से आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल कौन सी क्लास का है? ऑटो स्टोरेज क्लास का है ये। तो इस तरीके से आप अब तक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए आ रहे थे, और ऐसे ही हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो ऑटो वेरिएबल कहलाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑटो। मैंने एक कीवर्ड लगाया हुआ है AUTO, ऑटो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है और उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा दिया। फिर मैंने कमेंट बना के वहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो वेरिएबल। देखिए आप ध्यान से देखिए, जो ऑटो है वो कीवर्ड लगा के इस बार हमने इसको दिखाया है कि भाई आपने कैसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ऑटो स्टोरेज क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आप ऑटो कीवर्ड लगाएं चाहे ना लगाएं, आपका वेरिएबल कैसा हो जाएगा? आपका वेरिएबल ऑटो हो जाएगा। देन उसके बाद आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको सब चीज़ें समझाई थी कि आपकी जो गार्बेज वैल्यू है वो क्या होती है। देखिए जब आप किसी भी ऑटो वेरिएबल को ऑटो क्लास के अंदर स्टोर कराने की बात करते हैं तो उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है। और गार्बेज वैल्यू क्या होती है? कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू जो कि वेरिएबल के अंदर पहले से रखी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो अभी हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी। जो गार्बेज वैल्यू होगी वो हर सिस्टम के लिए अलग होगी।
ठीक है, आपका अपना सिस्टम है, उसके अंदर आपकी जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो अलग आएगी, मेरे सिस्टम में अलग आएगी। हम कॉलेज के सिस्टम की बात करें तो कॉलेज में हमारे इतने सारे सिस्टम हैं, उनमें भी अलग आएगी। ठीक है, तो हर ये वैल्यू जो है कंफर्म नहीं है, हर वेरिएबल की और हर सिस्टम की वैल्यू अलग अलग लाई करेगी। देन हमने क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने क्या किया, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया, वहाँ पे हमने ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराई, ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी स्लैशन लगा दिया और ए लिख दिया। स्लैशन इसलिए लगाया जिससे कि कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाए। परसेंटाइल डी हमें क्या बता रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो हमारी जो गार्बेज वैल्यू है अगर वो कहीं फ्लॉट में भी पड़ी है ना तो वो इंटीजर में ही शो होगी, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है हमने यहाँ पे परसेंटाइल डी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी लाइन में हमने प्रिंटफ लिखा, फिर हमने यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। हमने लिखा बी इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, स्लैशन लगाया और बी हमने आके लिख दिया। तो जो गार्बेज वैल्यू है ए की और बी की, दोनों की गार्बेज वैल्यू आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद हमने गेट सी एच कर दिया। गेट सी एच करके क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। कहने का मतलब है आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर होल्ड करवा लेंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट की तरफ चलते हैं। देखिए आउटपुट मैंने अभी आपको बताया कि कंफर्म नहीं है कि क्या आउटपुट आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और आपकी वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है। जैसा कि मैंने अपनी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ए इक्वल्स टू माइनस के 28772 आ गया। ठीक है, बी इक्वल्स टू 12309 आ गया। ये वैल्यू इंटरचेंज भी हो सकती थी, ठीक है ना, पर इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, इतना कंफर्म है कि तो पॉजिटिव नंबर आएगा या फिर नेगेटिव नंबर आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जो आने वाले नंबर हैं यही आपके गार्बेज वेरिएबल है, मतलब गार्बेज वैल्यू आपकी है। हाँ, अगर आपने ऐसा किया होता कि जैसे आपने लिखा प्रिंट में ए डाल दिया फिर बी डाल दिया, उसके बाद आप क्या करते, ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 20 देते थे और उसके बाद आप फिर से ए को प्रिंट कराते बी को प्रिंट कराते, तो इसमें क्या होता, सबसे पहले तो जैसे गार्बेज वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो गई तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो जाती और उसके बाद दोबारा ए में 10 और बी में 20 आपका यहाँ पर शो कर दिया जाता। एक बात ये कन्फर्म है, जब तक आप किसी भी वेरिएबल में वैल्यू इनिशलाइज नहीं कराएंगे तब तक उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी। किसमें, ऑटो स्टोरेज क्लासेस के वेरिएबल्स में। अब हम अपने लोकल वेरिएबल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑटो के लिए, ऑटो स्टोरेज क्लासेस के लिए, उसको फंक्शन के थ्रू किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अब हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो हेडर फाइल लगानी है। पहली हेडर फाइल आपकी सेम रहेगी stdio.h और दूसरी हेडर फाइल आपकी सेम रहेगी conio.h। उसके बाद हमने क्या किया है, आप ध्यान से देखिएगा, वॉइड और ऐड नाम का एक फंक्शन यहाँ पे हमने बनाने के लिए फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब देखते हैं ज़रा एक प्रोटोटाइप क्या होता है। आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक फ़ंक्शन की मैंने वीडियो आपको पहले बना रखी है, तो आप फंक्शन वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, फंक्शन वाली वीडियो में आपको ये होगा कि फ़ंक्शन किस तरीके से काम करता है, फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है, फ़ंक्शन की कॉलिंग क्या होती है, फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कॉलिंग हो सकती है, कितनी बार कॉलिंग हो सकती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉइड यानी कि रिटर्न टाइप लिखा यहाँ पर। रिटर्न टाइप के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया और हमारा ये जो फंक्शन है विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर नाम का फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा दिया। देखिए अगर हम इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे होते तो हम यहाँ एंड ऑफ लाइन ना लगाते और फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ दे देते, पर हमने यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा दिया तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई ये क्या है, फंक्शन का एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को यानी कि हम अपने कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है इस नाम का एक फंक्शन है, आपके प्रोग्राम में वो इस्तेमाल होगा और उसकी डेफिनेशन कहीं नीचे आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद हमने क्या किया, वॉइड मेन मेथड स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने बॉडी शुरू कर दी। देन उसके बाद क्या किया, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया, जिससे कि आपकी स्क्रीन पर जो भी पुराना आउटपुट पहले से पड़ा हुआ था वो आपका आउटपुट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको याद है कि उसका रिटर्न टाइप आपको नहीं देना है, यानी कि वॉइड जो है फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर नहीं आएगा। आपने फंक्शन कॉल किया तो आपने वहाँ पर क्या नहीं लिखा, वॉइड नहीं लिखा। देन उसके बाद आपने डायरेक्ट ADD ऐड नाम का फंक्शन लिया, ब्रैकेट लगाए दोनों और एंड ऑफ लाइन कर दिया। आपने क्या किया, फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर की। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन की कॉल करते समय वो आपके डेफिनेशन पर पहुँच जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन पर जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा डेफिनेशन क्या होती है। पहले मैं प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ के आपको बता दूं।
देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर हमने मतलब एक कमेंट बना रखा है और कमेंट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटफ परसेंटाइल डी और इन्वर्टेड कॉमा लगा के A+B हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये कमेंट मैंने क्यों बनाया, कमेंट मैंने इसलिए बनाया कि मेरा कंपाइलर इसको रीड ना करे। यहाँ पर मैंने आपको ये बात समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। गेट सीएच लगा देंगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आप देखेंगे वॉइड और ऐड नाम का, मैंने वॉइड ऐड नाम का फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है। फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने क्या किया है, बॉडी शुरू करी मैंने यहाँ पे इंट ए और बी, ठीक है। ए और बी नॉर्मल वेरिएबल हैं, यानी कि ऑटो क्लास के वेरिएबल हैं, और एक फंक्शन के अंदर हमने इनको यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने से क्या होगा, इनका जो स्कोप है फंक्शन के अंदर ही रहेगा, यानी कि मेन मेथड में इनका कोई स्कोप नहीं रहेगा। ये कब यूज़ होंगे, जब आपका ये ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन के कॉल होने पर हमारा कंपाइलर यहाँ आएगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए में 10 डाल दिया, बी में 20 डाल दिया। दोनों वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ और ब्रैकेट के अंदर हमने एक मैसेज डाल दिया सम ऑफ इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, स्लैशन लगा दिया और A+B लिख दिया। A+B का मतलब है कि ये 10 + 20 क्या करेगा, ऐड होकर 30 आ जाएगा। ये ऐड होकर के आपका यहाँ 30 आपका प्रिंट करेगा, फिर आपकी बॉडी बंद करेगा। देखिए ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ के बताया कि कैसे लिखा हुआ है। अब समझते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद आपका प्रोग्राम मेन मेथड पे पहुंचेगा। मेन मेथड पे हमारा क्या है कि कंपाइलर मेन मेथड ढूंढता है पूरे प्रोग्राम में कहाँ लिखा हुआ है, और वहीं से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है। आपने लिखा वॉइड मेन, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। आपके आउटपुट स्क्रीन को उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जैसे ही उसने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन को कॉल करते ही वो कहाँ पहुँचा, वॉइड ऐड नाम के फंक्शन पर पहुँच गया। फंक्शन पर पहुँचा, उसके बाद उसने बॉडी शुरू करी फंक्शन की। फिर उसने देखा कि यहाँ पर एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर हैं, तो उनके वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया, इंटीजर ए और बी। देन उसके बाद उसमें क्या किया, उसने नीचे ए में 10 डाल दी और बी के अंदर उसने यहाँ पे 20 डाल दी, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करा दी। फिर उसके बाद उसने लिखा प्रिंटफ, लिखा सम ऑफ इक्वल्स टू परसेंटाइल डी A+B, 10 + 20 करके उसने 30 वहाँ पे अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, सम ऑफ इक्वल्स टू 30। देन हमारा कंपाइलर जो है वापस आ गया। उसके बाद हमने, आप ये समझिए कि वाली लाइन है अभी नहीं लिखी हुई है। देन उसके बाद हमने जैसे गेट सीएच किया, और गेट सीएच करके वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, और रीड करने के बाद आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ इक्वल्स टू 30। अब बात ये आती है कि अगर मैं मेन प्रोग्राम में मैंने जो कमेंट बना करके जो लाइन लिखी हुई है प्रिंटफ वाली, उसके सामने का अगर मैं कमेंट हटा दूं तो क्या होगा। आपको क्या करना है, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक कमेंट हटा कर देखना है, ठीक है। तो कमेंट हटा दिया आपने, तो जैसे ही आपने लिखा प्रिंटफ वाली लाइन A+B, कंपाइलर उसको रीड करेगा, और जैसे ही कंपाइलर उसको रीड करेगा तो क्या होगा, वो लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होते ही वो एक एरर जनरेट करेगा, ए और बी अनडिफाइंड सिंबल, या कि अनडिफाइंड सिंबल ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी हमने डिफाइन ही नहीं करे। अब आप कहोगे कि सर ये तो मेन मेथड में डिफाइन है। देखिए अभी आपको बताया गया था कि जो ऑटो स्टोरेज क्लासेस होती है, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर कहाँ पर स्टोरेज है वेरिएबल, आपका मेन मेथड में नहीं है। कहाँ है, आपके मेथड के अंदर है। तो मेथड का ब्लॉक कहाँ तक है, जहाँ तक आपके मेथड का ब्लॉक है वहीं तक आपके वेरिएबल्स का एग्जीक्यूशन रहेगा, यानी कि वेरिएबल का स्कोप रहेगा। पर हमने क्या कर लिया, उसको हमने यहाँ पे उसको कर लिया मेन मेथड में यूज़। तो मेन मेथड में यूज़ करते ही क्या हुआ, कंपाइलर ने कह दिया कि भाई ए और बी मेन मेथड के तो है ही नहीं, वो तो दूसरे वेरिएबल, मतलब उसने वो ये नहीं कहेगा वो दूसरे मेथड के हैं, बस वो ये कहेगा कि ए और बी मुझे कहाँ नहीं मिल रहे, मुझे मेन मेथड में ए और बी नहीं मिल रहे हैं, और इससे आपकी एरर जनरेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप A+B या ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा ली या बी की वैल्यू प्रिंट करा ली, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका स्कोप अलग अलग है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे ए और बी नाम के वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, उसमें पूरे प्रोग्राम में करने के लिए आपको इन्हें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, ठीक है ना। यानी कि ऊपर आपको इनको मेथड से पहले या फिर मेन मेथड से पहले आपको ए और बी नाम के वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना पड़ता, ठीक है, तब जाके आपका ये हो पाता। पर अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ऑटो स्टोरेज क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका ऊपर डिक्लेरेशन नहीं किया, इसलिए हमने इसका डिक्लेरेशन जो किया है वो मेथड के अंदर किया है, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को समझ में आ गया होगा आपको।
पूरा टॉपिक। आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेन मेथड के अंदर आपका एक ही प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूज़ में आया हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ इक्वल्स टू 30। तो आपका आंसर क्या आएगा? सम ऑफ इक्वल्स टू 30। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और की जा सकती है कि जैसे आपने मेथड बनाया है ऐड नाम का, उसके अंदर आप चाहते तो एक वेरिएबल और ले सकते थे सी नाम का, और उसके अंदर आप क्या करते, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पे कर देते। तो दोनों की वैल्यू जो ऐड होती वो सी में चली जाती, और आप फिर सी को स्टोर करा, वो डिस्प्ले करा सकते थे। या फिर आप ऐसा करते, ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले कराते, बी की वैल्यू को भी डिस्प्ले कराते और सी की वैल्यू को भी डिस्प्ले कराते। या अभी भी आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, प्रिंटफ में 2 लाइनें और ऐड कर लीजिए। प्रिंटफ में ए की वैल्यू क्या है उसको प्रिंट कराइए, फिर प्रिंटफ में बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप उसको प्रिंट करा लीजिए, और लास्ट में जो आपने सिंपल लिखा है प्रिंटफ सम ऑफ इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी ईजिली ऐड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या है, जब आपने यहाँ पे अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया है, तो अपने फंक्शन के प्रोटोटाइप को ना दे करके आप उसकी डेफिनेशन वहाँ पर उठाकर कॉपी कर दीजिए, तो भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।